अच्छा जी, आप 5 से 10 मिनट इधर देखेंगे, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। हमने ना बेटा ऑडिट के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट करा है जिसका नाम है, अच्छा प्रोजेक्टर ऑन नहीं करा अभी, चलो। हमने ना ऑडिट के अंदर बच्चे एक चैप्टर शुरू करा है जिसका नाम क्या बेटा, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है बेटा ये, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बारी बताना पड़ेगा ऑडिट होता क्या है और उसके बाद हम पढ़ क्या रहे हैं ताकि सब लिंक में आ जाए। हम्म अच्छा जी, जरा सुनना। कंपनी जो है अपने अकाउंट्स बनाती है, कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, लेकिन क्या वो अकाउंट्स जो हैं ट्रू हैं, ट्रू एंड फेयर है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए एक बंदा आता है। यानी एक बंदा कंपनी के अकाउंट्स की चेकिंग करने आता है, एक पर्सन कंपनी के अकाउंट्स की चेकिंग करने आता है। ठीक है जी। अब जब वो चेकिंग करने आ रहा है तो इसी चेकिंग को हम कहते हैं वो ऑडिटिंग करने आ रहा है। यानी फाइनेंस किसी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करना, किसी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करना कि उसमें लिखी हुई बातें सच्ची हैं या नहीं, इस बात को हम कहते हैं ऑडिट। ठीक है। और जो पर्सन ये चेकिंग करने आ रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑडिटर। यानी दो बातें आपको समझ आनी चाहिए, किसी कंपनी के अकाउंट्स चेक हो रहे हैं, किसी कंपनी के अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, चेक। वही चेकिंग ऑफ अकाउंट्स को हमने कह दिया कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑडिटिंग। ठीक है। अब जो बंदा इसको चेक करने आ रहा है वो कौन हो गया, ऑडिटर। अब ना ऑडिटर जब ऑडिट करता है, यानी ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंट्स की चेकिंग करता है, तो चेकिंग करते वक्त उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स का नाम है बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उस रूल का नाम क्या होते हैं बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है। यानी जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए एएस होते हैं, वैसे ही ऑडिट करने के लिए क्या होते हैं, एसएस। ऑडिट करने के लिए क्या होते हैं, एसएस। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब हम ये ऐसे ही पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में शुरू करा था हल्का सा, बस वही ऐसे ही शुरू करने जा रहे हैं। एक बार बताता हूं क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे को दो बातें बता दो जो नए बच्चे हैं ताकि उनको भी समझ आए। अकाउंट्स की चेकिंग करने को क्या कहते हैं, ऑडिटिंग। बोलना पड़ेगा, अकाउंट्स की चेकिंग करने को क्या कहते हैं, और जो पर्सन करने जा रहा है, और जिस कंपनी के अकाउंट्स चेक होने जा रहे हैं ना बेटा, उसे हम क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर ऑडिटी। ये तीन शब्द आपको क्लियर है तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा पढ़ाना। अकाउंट्स की चेकिंग करने को क्या कहते हैं, ऑडिटिंग। जो बंदा ऑडिट करने जा रहा है, ऑडिटर। और जिस कंपनी के अकाउंट्स को वो चेक करने जा रहा है वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑडिटी। गुड। अब आगे बात करते हैं बेटा। हमने एक ऐसे शुरू करना है, ऐसे नंबर 210। एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे नंबर, यानी ऐसे 210 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा ऐसे है। क्या है इस ऐसे में, जब ऑडिटर, अभी मैं इसका नाम नहीं बता रहा,
ऑडिटर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जिस कंपनी का अकाउंट चेक करने जा रहा होता है, वहां जाने से पहले, बोलना पड़ेगा, वहां ऑडिटर ना एक लेटर बनाकर भेजेगा। ऑडिटर एक क्या बनाकर भेजेगा? और उस लेटर में, उस लेटर को कहेंगे लेटर ऑफ एंगेजमेंट। एक बार बोलना पड़ेगा, उस लेटर को क्या कहेंगे? अच्छा, ये भेजता कौन है? किसको? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बताऊं क्या लिखकर भेजता है कि जब मैं ऑडिट करने आ रहा हूं तो मेरे उद्देश्य ये हैं, मेरा काम करने का दायरा ये रहेगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, मेरी ये फीस रहेगी। अगर तुम्हें ये सब बातें पसंद है तो मुझे इसके अगेंस्ट में क्या दे दो? कंफर्मेशन। मुझे इसके अगेंस्ट में क्या दे दो? तो फिर मैं ऑडिट क्या कर देता हूं? शुरू। यानी तुम्हें अगर मेरी ये सारी बातें पसंद हैं, तुम्हें अगर मेरी ये सब बातें क्या हैं? पसंद, तो मैं तुम्हारा क्या कर देता हूं? ऑडिट कर देता हूं। ये मेरी शर्तें हैं। मैं इस उद्देश्य से ऑडिट करने आ रहा हूं, मेरा ऑडिट करने का दायरा ये रहेगा, मेरी जिम्मेवारी ये रहेगी और मेरी फीस ये रहेगी। तुम्हें पसंद है तो मैं ऑडिट शुरू, नहीं तो नहीं। तो एक बात क्लियर होगी, लेटर ऑफ एंगेजमेंट क्या होती है? एक ऐसी लेटर जो कौन बनाता है? ऑडिटर। और किसको भेजता है? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को। जिसमें क्या लिखकर भेजता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, मेरा स्कोप ये रहेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी और मेरी फीस ये रहेगी। अगर तुम्हें ये सब चीजें मंजूर हैं तो मुझे हां करो, मैं ऑडिट शुरू। पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, इस ऐसे का नाम भी याद कर लेते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बोलना पड़ेगा क्या है? यानी ऑडिट एंगेजमेंट की शर्तें तुम्हें मंजूर है तो मैं ऑडिट शुरू करता हूं। समझ आ गया? अगर लॉ की लैंग्वेज में कहे ना, इसे एक तरह से ऑडिटर कंडीशनल ऑफर दे रहा है कि इन शर्तों पर मैं तुम्हारे यहां पर काम करने को आऊंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं काम शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पक्का? अच्छा, किसी एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड हैं, एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड है तो एंगेजमेंट पे सगन 2100 का डालते हैं, आप आखिरी जीरो हटा दो, कितने का हो गया? 210। ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे नंबर कौन सा है बच्चे? ऐसे 210। नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बोलना पड़ेगा क्या? दोबारा, समझ आ गया? अच्छा जी। फिर मैंने इसके अंदर आपके साथ एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, इसके कंटेंट पढ़ लिए थे, और भी कुछ करा था, रैकरिंग ऑडिट बता दिया था। चलो अब पॉइंट नंबर 4 शुरू करते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं। लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बार बोलना पड़ेगा, 4th नंबर का पॉइंट क्या है? लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या बात है, क्या मतलब है इसका? कह रहे कई बारी ना क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम इस दायरे में रहकर तुम्हारे को काम नहीं करने देंगे, हम तुम्हारा दायरा कम कर देंगे। अभी ऑडिट स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ? ऑडिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उससे पहले ही क्या हुआ बताओ? लिमिटेशन लगा रही है कौन? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशन लगा रही है कौन? लिमिटेशन मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, ऑडिटर के काम पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। आपको बोलना पड़ेगा, ऑडिटर के काम पर कौन? तो ऑडिटर कहता है मैं ऐसा ऑडिट करूंगा ही नहीं।
समझ रहे हैं क्या है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब? ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ऑडिटर के स्कोप पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही है। तो बताओ, अगर ऑडिटर के काम पर ही आप क्या लगा रहे हो? रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ऑडिटर कहेगा भैया मैं तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मैं एक कौन हूं? अगर मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो मैं ये वाला काम आपके साथ नहीं करूंगा। तो बताओ बेटा, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट। फिर ऑडिटर कहेगा मैं ये वाला ऑडिट ही, बोलना पड़ेगा, ऑडिटर क्या कहेगा? मैं ये वाला ऑडिट ही, यानी ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? पक्का? एक बारी बता दो ये 4th पॉइंट। चलो, इस ऐसे का थोड़ा बेसिक आपको पता चल गया, ताकि हम आगे के पॉइंट्स कर पाएंगे। मुझे बताओ बेटा, ऐसे नंबर कौन सा है? नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, इसमें होता क्या है बताओ? इसमें होता क्या है? ऑडिटर एक लेटर बनाकर भेजता है जिसके अंदर अपने कुछ कंडीशंस बताता है और सामने वाले को कहता है अगर तुम्हें ये सब कंडीशंस क्या हैं, मंजूर हैं, तो मैं आपका ऑडिट शुरू करता हूं, नहीं तो नहीं। समझ आ गया? अगर वो अभी ऑडिट शुरू हुआ भी नहीं और वो कह रहा है कि मैं ये लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन का मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहा है, यानी अभी काम शुरू नहीं हुआ तब हमारे पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, फिर काम शुरू हो जाएगा तो और परेशान करेगा। तो ऑडिटर को यह कहा गया आईसीएआई के द्वारा, किसके द्वारा? आईसीएआई के द्वारा, क्या कि अगर तुम्हारे काम पर क्लाइंट रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो तुम वो वाला काम करो ही मत, यानी ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? पक्का? चलो, यहीं तक हुआ था लास्ट क्लास में। चलो, अब मैं आपके साथ और कहानी बढ़ाता हूं आगे। थोड़ा डार्क पेन है, डार्क पेन। अब जरा सुनना बेटा, पॉइंट नंबर 5 आप सब बनाएंगे। अब आप सब जो नए बच्चे भी वो यहीं से रिकॉर्ड, मतलब यहीं से ही नोटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें भी। ठीक है, समझे पहले? अब आप पहले समझ लो ये वाला पॉइंट, फिर आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। यहां से बेटा इस दिन पर ऑडिट क्या होना था? स्टार्ट। ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग यहां पर क्या होनी है, यानी ये क्या हो गया? ऑडिट स्टार्ट होगा और यहां पर ऑडिट एंड होगा, यहां पर ऑडिट शुरू होगा और यहां पर ऑडिट का एंड होगा। अब हुआ क्या? ऑडिट शुरू हो चुका है, ऑडिट शुरू हो चुका है, बीच रास्ते पहुंच चुका है। अच्छा, ऑडिट स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी खत्म, बोलना पड़ेगा, ऑडिट स्टार्ट लेकिन अभी खत्म। बीच में मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है ऑडिटर को फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सर क्या कहना चाह रहे हो?
ऑडिट शुरू होने के बाद पर खत्म होने से पहले, बोलना पड़ेगा, ऑडिट शुरू होने के बाद पर खत्म होने से पहले मैनेजमेंट ऑडिटर को रिक्वेस्ट करती है कि जिन शर्तों पे हमने आपको ऑडिट पर रखा था वो शर्तें हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज। ऑडिटर कहेगा भैया ऐसे कैसे, जिन बातों पर हमने ऑडिट स्टार्ट करा अब आप एकदम से चेंज करने के लिए कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ऑडिटर कहेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं चेंज करने दूंगा, जिन शर्तों पे बात, जैसे जिन बातों पे हमने ऑडिट शुरू करा था उसी बातों पर ही एंड करेंगे। मैनेजमेंट कह रही नहीं नहीं जेन्युइन है, आप मेरी बात तो सुनो। ऑडिटर कहेगा चलो ठीक है जैसे तुम कह रहे हो, बताओ रीजन क्या है, बताओ रीजन क्या है कि तुम क्यों हमें कह रहे हो कि हमें जो टर्म्स हैं ऑडिट की वो क्या करनी चाहिए, चेंज। बताओ, मैनेजमेंट ने रीजन दिया। अब रीजन के दो केसेस हो सकते हैं, या तो वैलिड रीजन होगा या इनवैलिड। दोबारा से बात करते हैं, ऑडिट स्टार्ट होने के, मजा नहीं आ रहा, ऑडिट स्टार्ट होने के पर खत्म होने से, मजा नहीं आ रहा, ऑडिट स्टार्ट होने के पर खत्म होने से मैनेजमेंट किसके पास आती है, ऑडिटर के रूम में आती है। और ऑडिटर भी सीधा सीधा कहता कुंडी मत खड़काओ, राजा अंदर, राजा मतलब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, और आकर रिक्वेस्ट करती है, किस चीज की रिक्वेस्ट करती है, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जिन शर्तों पर आपने मुझे ऑडिट, और जिन शर्तों पर हमारा और आपकी बातचीत हुई थी ना, वो उनमें से कुछ बातें हम चेंज करना चाहते हैं। ऑडिटर कहेगा भैया रीजन दो, क्यों चेंज करना चाहते हो, क्यों आए हो। अब मैनेजमेंट रीजन देगी। अब वो या तो रीजन वैलिड होगा या फिर वैलिड, ठीक है। अगर वैलिड हुआ, अगर क्या हुआ, तो ऑडिटर कहेगा ओके एग्रीड फॉर चेंज, मुझे मंजूर है, कोई नहीं तुम चेंज कर लो, क्योंकि वैलिड रीजन है ना, यानी फिर तो ओके, यानी ऑडिटर एग्रीड फॉर चेंज, ऑडिटर एग्रीज फॉर चेंज। लेकिन अगर रीजन इनवैलिड हुए तो बताओ ऑडिटर एग्री होगा या डोंट एग्री, ऑडिटर कहेगा नहीं नहीं भैया मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं हूं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। एक बेटे इस पे ना बहुत बारी क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बोला कॉन्सेप्ट जितना हो चुका वो रिवाइज करवा दो। ऑडिट स्टार्ट हो चुका है या अभी होना है, और खत्म, मैं नहीं आ रहा, खत्म, इस दौरान बीच में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को क्या करी, किस लिए, जिन शर्तों पर ऑडिट स्टार्ट हुआ था उनमें हम कुछ क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑडिटर कहेगा भी ये रीजन दो, ऑडिटर क्या कहेगा, अब रीजन या तो वैलिड आएंगे या, अगर रीजन वैलिड आए फिर तो ऑडिटर कहेगा कोई नहीं चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रीजन क्या है तो भैया वो इस बात के लिए एग्री नहीं होगा। ऑडिटर क्या कहेगा, मैं तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही ऑडिट करूंगा। समझ रहे हैं, पॉइंट क्लियर हो रहा है, गुड यार। अब मैनेजमेंट क्या कहेगी बताओ, या तो मैनेजमेंट मानेगी कि ठीक है पुरानी पे कर लो, या मैनेजमेंट कहेगी नहीं 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 हम तो नहीं करने दे रहे भैया पुरानी वाली पे, करना है काम तो। और बताओ ऑडिटर के आगे अक्कड़ दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, बताओ ऑडिटर साइन करेगा, पेपर पे तो नहीं करेगा ना, लेकिन अंदर से कहेगा कोई नहीं बाबूजी जैसे आप कहो। लेकिन वैसे अगर एक बात करें तो वो क्या कहेगा, और मैनेजमेंट कह रही है नहीं भैया नई पर ही काम करना है तो करो। ऐसे केस में बताओ ऑडिटर को क्या कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए, ऑडिट छोड़ देना चाहिए। बात करते हैं, मैनेजमेंट
does not permit management does not permit to continue with existing terms and conditions. Management does not permit to continue with existing terms and. अब बताओ ऑडिटर क्या करेगा ऐसे केस में? बताओ ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शेल, फिर ऑडिटर तुम्हें क्या करना चाहिए? एक तो विड्रॉ फ्रॉम यानी ये ऑडिट ही छोड़ दो, और कुछ एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होती हैं, कुछ एप्रोप्रिएट क्या होती है, उन्हें बता कर जाओ कि मैं ये वाला ऑडिट छोड़कर, यानी रिपोर्टिंग टू एप्रोप्रिएट पॉइंट। क्लियर हो गया आपको? चलो एक बार रिवाइज करते हैं, हमें याद करना है ये वाला पॉइंट। बताओ ऑडिट स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ बेटा? लेकिन एंड, यानी ऑडिट स्टार्ट होने के बाद पर खत्म होने से पहले मैनेजमेंट ऑडिटर को रिक्वेस्ट करती है, किस चीज के लिए? फॉर चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट। ऑडिटर क्या मांगेगा? मजा नहीं आ रहा, ऑडिटर क्या मांगेगा? रीजंस या तो क्या होंगे, या वैलिड, तो फिर नहीं तो ऑडिटर कहेगा हमें ना रोके। किस चीज से ना रोके? कि भैया हम तो ऑडिट पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही करेंगे। अब मैनेजमेंट या तो करने देगी, या अगर मैनेजमेंट मना कर रही है कि नहीं हमें तो न्यू पे ही काम करवाना है, तो ऑडिटर ऑडिट, और प्लस ये वाली बात अथॉरिटीज, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म। तो आप सब एक हेडिंग बनाओ पॉइंट नंबर 5 की। हाँ जी बच्चे, हाँ जी। क्वांटम मेरिट्स पढ़ा है आपने लॉ में? एज मच एज ही अर्न, वही लगेगा। तुम्हें फीस की बड़ी टेंशन है, अभी तो शुगर है तुम टीचर नहीं हो। आप सब एक हेडिंग बनाओ, acceptance of change in engagement, acceptance of change in engagement। और फिर ऐसे ही बनाओ, ऑडिट स्टार्ट, ऑडिट एंड, बीच में ही उठाओ। ये ऐसे ही पढ़ना है बेटा समझने के लिए। क्या लिखोगे? मैनेजमेंट, ऐसे ही बनाओ, मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट करी किसको? ऑडिटर को, फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट करी ऑडिटर को फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर क्या कहेगा? रीजन। अब रीजन या तो क्या आएंगे, वैलिड या इनवैलिड। रीजन या तो वैलिड होंगे या इनवैलिड। अगर रीजन वैलिड हुए तो ऑडिटर कहेगा ठीक है चेंज कर लो। ओके एग्री, ऑडिटर एग्रीज फॉर चेंज। मैं तो
ऑडिटर क्या कह रहा है, मैं तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन पर ही ऑडिट करूंगा। ऑडिटर क्या कह रहा है, मैं तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन पर ही ऑडिट करूंगा, बट क्या, मैनेजमेंट डज नॉट परमिट टू कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। मैनेजमेंट कह रही नहीं भैया, हम पुरानी वाली शर्तों पर आपको काम नहीं करने देंगे। अब ऐसे केस में बताओ ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिट छोड़ देना चाहिए और रिपोर्टिंग करनी चाहिए टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें बताकर जाएंगे कि आपकी मैनेजमेंट ने हमें परेशान कर रखा था, इसलिए हम ऑडिट छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप का ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर पढ़ लिया ना, तो उसमें आपने ना एडीटी फॉर्म पढ़ा होगा एक, जिसमें अगर कहा था अगर ऑडिटर रिजाइन करके जाता है तो ऑडिटर जाते जाते आरओसी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को बता के जाता है, और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो सीएजी को भी साथ में। कई कह रहे हैं ऐसा भी कुछ था ग्रुप 1 में, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चले अब यहां तक की बातें समझ आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को चेंज करने के लिए कहती क्यों है, रीजंस। आप सब एक पॉइंट बनाएंगे, हटा दूं ये पॉइंट नंबर 6 बनाएंगे आप, रीजंस। लिखो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, अ रिक्वेस्ट, हाँ जी बेटा आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द क्लाइंट, a request from the client for auditor to change the engagement may result from। कह रहे हैं ये जो मैनेजमेंट आई थी कि हमें अपना क्या करना है, ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करना है, तो वो किस लिए आई थी, क्यों रिक्वेस्ट करने आई थी, यानी कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए मैनेजमेंट आकर कह रही है कि यार ऑडिटर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, उस वक्त के जो हालात थे और जो अब के हालात हैं उनमें क्या आ चुका है, चेंज। इसलिए मैनेजमेंट आई है और आकर क्या कह रही है कि चेंज कर लेते हैं। बोलना पड़ेगा पहला क्या होगा बेटा, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, बोलना पड़ेगा चेंज इन। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, पक्का, ठीक है। दूसरा, a misunderstanding
द नेचर ऑफ एन ऑडिट। क्या कहना चाह रहे हैं, उस वक्त पर उन्हें जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन थी ना, यानी जिसका हम ऑडिट करने गए हैं, उसे ऑडिट के बारे में समझ ही नहीं थी उतनी, और उसे लगा कि यार ऑडिट का मतलब तो कुछ और होता है। अब जाकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है कि यार मैं तो सोच रहा था अगर एक सीए रख लिया तो वो सारे काम कर देगा, लेकिन अब जाकर पता चला कि ये वाला सीए जो आएगा ना, वो तो सिर्फ क्या करने आएगा, चेकिंग। यानी अगर उसे काम के बारे में उस समय समझ नहीं आया था मैनेजमेंट को, तो वो अब आकर कहेगी भैया हमें तो ये काम करवाना था, तो अब अपने टर्म्स एंड कंडीशन हम क्या करेंगे, चेंज। दो बातें हो चुकी हैं। आपने अभी अभी बोला था कि ऑडिट स्टार्ट होने के बाद पर खत्म होने से पहले मैनेजमेंट ऑडिटर के पास आएगी, किस लिए आएगी, रिक्वेस्ट करने। और वो रिक्वेस्ट करने क्यों आती है, उसके रीजंस क्या है, या तो उस वक्त के हालात और अब के हालातों में क्या आ चुके हैं। दूसरा बोलना पड़ेगा, उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में या तो चेंज आ चुके हैं, या उस वक्त पर ऑडिट को हमने सही ढंग से। और लास्ट, कई बारी मैनेजमेंट इसलिए आती है कि वो ऑडिटर के काम पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर के काम पर लिखो जरा, a restriction on the scope, a restriction on the scope of engagement। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आप सबको, पक्का। मुझे दो पॉइंट आज के जो हुए ना वो आपको समझ आने चाहिए, पॉइंट नंबर 5th और 6th मेन, और ये याद भी होने चाहिए। स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे। 5th में क्या था, अच्छा पहले 4th बताओ। ऑडिट शुरू होने से पहले ही अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे तो ऑडिट करोगे या नहीं करोगे। दूसरा केस, ऑडिट स्टार्ट, मैं नहीं रहा, ऑडिट स्टार्ट पर खत्म, इसके बीच में ही मैनेजमेंट ऑडिटर के पास क्या करने आती है, किस लिए, चेंज इन टर्म्स ऑफ। अब ऑडिटर क्या मांगेगा, या तो रीजन मिलेंगे, रीजन देंगे, और रीजन या तो वैलिड होंगे या वैलिड है तो, वरना फिर हमें ना रोके। ऑडिटर कह रहा है हमें ना रोके, हम अब ये पुरानी पर ही काम करेंगे, और मैनेजमेंट कह रही नहीं भैया हम पुरानी पर काम करने। बताओ फिर ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट को छोड़ देगा और साथ साथ रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कर देगा। फिर अभी एक सवाल उठा, मैनेजमेंट आती क्यों क्यों है ऑडिटर के पास रिक्वेस्ट करने, या तो क्या हो चुके हैं, चेंज इन, बोलना पड़ेगा चेंज इन, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ, और अगला, या मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। पॉइंट क्लियर हो गए, ये बेटा नोट करो आप सब। मैनेजमेंट कई बातें मैं आपको बताता हूं, रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाती है जब वो चाहती है कि यार ऑडिटर ये वाले कुछ चीज को इसमें ना, और मैनेजमेंट ने फ्रॉड करे होते हैं और वो चाहती है कि ऑडिटर इस कमरे में आए ना, इस चीज के पीछे आए ना, समझ रहे, तो वो लगा देगी रिस्ट्रिक्शन, समझ रहे। तो ऑडिटर कहेगा भैया मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मैं रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तो ऑडिट छोड़ दूंगा अगर तुम ज्यादा परेशान करोगे। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आप सबको।
इस ऐसे का करने जा रहे हैं बच्चे? हाँ जी बेटा, जैसे उस वक्त पे मान लेते हैं हमारे यहां पर हमें लग रहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है, ठीक है, हमें लग रहा था ऑर्गेनाइजेशन आगे तक जाएगी, लेकिन साल के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि अब हमें लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दिन अब बचे नहीं, ये थोड़े से दिन में ही खत्म हो जाएगी। समझ हो गया? तो अब बताओ, अब हम क्या कहेंगे यार, हमारा ऑडिट जो है दूसरे तरीके से करो यार। अब समझ आ गया? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? अच्छा जी, हाँ कह सकते हैं सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, कोई भी जो सरकमस्टांसिस चेंज हो जाए, है ना। अब पॉइंट नंबर 7, इस ऐसे का आखिरी पॉइंट, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। बोलना बेटा क्या है? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। सर मीनिंग बताओ इसका, क्या कहना चाह रहे हो यार? जब आप ऑडिट शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले की कंडीशंस, जब आप क्या शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले की, बोलना पड़ेगा, उससे पहले की। पॉइंट समझ आ रहा है? प्री कंडीशंस फॉर एन, मैंने रहा प्री कंडीशंस फॉर एन, यानी ऑडिट शुरू करने से पहले की शर्तें। मैं आपको बताता हूं क्या, ऑडिटर ना ये देखेगा, मैं आपको ये बताता हूं, ऑडिटर ये देखेगा कि जो प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट है वो है क्या क्या। क्या मैनेजमेंट जो एफआरएफ फॉलो कर रही है। सर एफआरएफ का मतलब बेटा अकाउंट्स बनाने के लिए जो लॉ एंड एएस यूज होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? बोलना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एफआरएफ की फुल फॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर ये देखना चाहेगा कि मैं ऑडिट तभी शुरू करूंगा, एक तो मैनेजमेंट मेरी सारी बातें मान जाए, और दूसरा ऑडिटर भी कुछ बातें देखेगा ना। और सर वो क्या क्या बातें देखेगा? पहली बात वो ये देखेगा कि जो मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाने के लिए लॉ एंड एएस फॉलो करे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है, मतलब वो ही फॉलो होने चाहिए थे ना। समझ रहे हैं? मुझे बताओ, ऑडिटर, सुनना पड़ेगा आपको, क्या ऑडिटर ऑडिट शुरू करने से पहले क्या क्या बातें देखेगा क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वो ये देखेगा कि जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं अकाउंट्स की चेकिंग करने जा रहा हूं, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंट्स बनाते वक्त जो एफआरएफ यानी लॉ एंड एएस फॉलो करे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल नेचर के हैं या नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पक्का? बताओ बेटा क्या देखेगा ऑडिटर सबसे पहले, कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल नेचर के हैं या। समझ रहे हैं आप? एफआरएफ की फुल फॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, दूसरा, क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज कर रही है। एक्नॉलेज मतलब मान रही है कि मैं फॉलो करूंगी, और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहचान है। ऑडिटर कहेगा ये दो बातें, बोलना पड़ेगा। ऑडिटर क्या बातें देखना चाह रहा है? दो बातें। क्या कि आपने एफआरएफ जो फॉलो करे हैं क्या वो एक्सेप्टेबल वाले हैं। आपने मतलब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ने, आपने का मतलब क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो तो चल जाए। हाँ यही मैं कह रहा था, आपने जो एफआरएफ फॉलो करे हैं क्या वो एक्सेप्टेबल नेचर के हैं या, है ना। और दूसरा, क्या मैनेजमेंट तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानने को तैयार हो? अगर हो तो मैं ऑडिट शुरू करता हूं। अच्छा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? अकाउंट्स बनाने की। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? किसकी? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की। क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरा बेटा, कंपनी में फ्रॉड एंड एरर ना हो। कंपनी में इस चीज के लिए जो मैनेजमेंट प्लान बनाती है ना, उसे हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है जरा सुनो। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट की वो सारी कोशिशें, मैनेजमेंट की
वो सारी कोशिशें जो मैनेजमेंट किस लिए कर रही है, ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर, यानी सीधी सी बात, फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए जो मैनेजमेंट की कोशिश होती है उसे हम इंटरनल कंट्रोल कहते हैं, उसे हम। आपको दो बातें समझ आ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम ऑडिट तब शुरू करेंगे, हम ऑडिट तब शुरू करेंगे अगर मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाने के लिए जो लॉ एंड एएस फॉलो करे हैं, जिसे ऑडिट की लैंग्वेज में एफआरएफ कहा जाता है, वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल इन नेचर। और दूसरी बात, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ भी रही है और निभाने के लिए कह भी रही है। अच्छा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अकाउंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, ठीक है ना। और थर्ड ऑडिटर को सभी इंफॉर्मेशन बताना, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर मांगे तो वो उनको दे देना। और लास्ट, ऑडिटर अगर किसी पर्सन से बात करना चाहे तो वो उसे करने देना। आओ जरा एक बार समझते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। ऑडिटर ना देख रहा है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं? ऑडिटर देख रहा है कि यार मुझे ऑडिट करना है या नहीं। अच्छा, वो कब कहेगा कि मैं ऑडिट कर लेता हूं? जब उसे कई बातें देखने को मिले। पहली बात तो क्या कि जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अकाउंट्स बनाने के लिए जो एफआरएफ मतलब लॉ एंड एएस फॉलो करे हैं, वो एक्सेप्टेबल इन नेचर है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ऑडिटर पहली बात क्या देखना चाहेगा? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अकाउंट्स बनाने के लिए जो एफआरएफ फॉलो करे हैं वो एक्सेप्टेबल इन नेचर है। अगर है तो फिर वो दूसरी बात भी देखेगा। दूसरी बात क्या? मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानने को तैयार है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या क्या? बताओ क्या? अकाउंट्स बनाना, फ्रॉड एंड एरर्स को रोकने के लिए क्या करना? इंटरनल कंट्रोल बनाना और लगाना। और तीसरी उसकी क्या ड्यूटी है? ऑडिटर को सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांगता है वो भी उसे देना। और लास्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस, जिससे ऑडिटर को लगता है यार इससे बात करके मेरे को कुछ सबूत मिल जाएंगे फ्रॉड एंड एरर के। बताओ बेटा, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत आसान है। बताओ कौन बताना चाहेगा? चलो मैं ही बता देता हूं, मेरे को ऐसा लगता है मैं आपसे बेटर बता पाऊंगा। ठीक है, लग रहा है, पता नहीं है या नहीं। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट का मतलब क्या हो गया? ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर क्या क्या देखेगा? क्या क्या देखेगा? कि जो मैनेजमेंट है, जो उसने अकाउंट्स बनाने के लिए जो क्या फॉलो करे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल इन नेचर है या? पॉइंट क्लियर हो गया? और दूसरा, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को
और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या क्या? अकाउंट्स बनाना, फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाना और लगाना, और लास्ट ऑडिटर को सभी इंफॉर्मेशन देने को तैयार है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने को तैयार है, और ऑडिटर किसी पर्सन से अगर क्या करना चाहे तो उसे बात करने दीजिए। अगर ये सब करने दे रहे हो तो हम ऑडिट शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं। यानी ऑडिटर के नखरे बड़े हैं, देख रहे हैं आप। चलो, हाँ जी बेटा, आप बच्चे ये नोट करो, सारी बातें ऐसे ही नोट करो। ये एक मिनट, ऑडिटर सीए है, उसको पता होता है कि कौन कौन से एएस इस ऑर्गेनाइजेशन पे लग रहे हैं। बेटा यहां से आपको नोट करना है और यहां तक। कई तरह के ऑडिट होते हैं। एक होते हैं फाइनल ऑडिट, पहले 12 महीने अकाउंट्स बनेंगे, अगले 6 महीने में ऑडिट कंप्लीट करके देंगे। और कई क्या होते हैं जो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्टिन्यूस ऑडिट। साल शुरुआत हुआ, साथ साथ आप अकाउंट्स बनाओ, साथ साथ आपकी रोज की चेकिंग होगी। ये 18 महीने चलते हैं। ये 18 महीने, वो 6 महीने। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। समझ आ गया ये बातें आपको? अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाना है हमने। हाँ जी, कोई बात नहीं। देखते हैं बेटा सबसे पहले कौन, खिलाड़ियों में काफी उत्साह, देखते हैं।
कर लिया मेरे ख्याल से सबने नोट, है ना? ऊपर कर। चलो, अब आप सबने शायद नोट कर लिया होगा। हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बहुत आसान सा, है बहुत आसान सा, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता रहता है कई बारी। कर लिया ना सबने नोट बच्चे? चलो, स्टार्ट करें? चलो, आप मेरी बात सुनो बेटा, हम ना एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जिनकी फर्स्ट क्लास है ना, अब उन्हें भी समझ आ जाएगा, चाहे अभी तक कुछ नहीं भी आया। हाँ, एक क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या होता है और इंडिपेंडेंट ऑडिट के फायदे क्या होते हैं, या दूसरा सीधी बात, ऑडिट के क्या फायदे होते हैं। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कुछ बातें, अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं बेटा कुछ बातें जिसको आपको समझना जरूरी है। सर, सबसे पहली बात, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या होता है? अब बेटा, आपकी चाहे कोई भी फर्स्ट क्लास है, चाहे पिछली क्लासेस मिस है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक फ्रेश टॉपिक है जिससे सबको समझ आएगा। आप ये मानो कि आपका ये फर्स्ट टॉपिक है आज का। आ जाओ, मेरी बात जरा सुनो। अच्छा, जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन या। अच्छा, ये पर्सन करने क्या जा रहा है? चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलना पड़ेगा, ये पर्सन करने क्या जा रहा है? और यही चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं। अब जरा सुनना, ये ऑडिटर बनता कौन है बेटा? चार्टेड अकाउंटेंट, प्लस ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ, यानी जिसने इंस्टीट्यूट से परमिशन ले रखी है। बोलना पड़ेगा, जिसने इंस्टीट्यूट से किस बात की? ऑडिट करने की। अब जो ये है ना, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, ठीक है ना? तो इंस्टीट्यूट कहता है कि तुम जब भी किसी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जाओ, तो इंस्टीट्यूट कहता है तुम एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह जाना। इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है? जो किसी के अधीन होता है या नहीं होता? यानी वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के अधीन है, यानी अगर वो सबऑर्डिनेट है फिर वो इंडिपेंडेंट किस बात का? इंडिपेंडेंट तो वो है ना जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, यानी मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसे वाला होगा, है ना? तो यानी ऑडिटर एक क्या होना चाहिए? सब उसके एक्शंस सबऑर्डिनेट टू द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, जरा सुनो यार, जैसा मेरा बॉस कहेंगे मैं वैसा करूंगा, तो यानी आप उसके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है? लेकिन अगर
ऑडिटर भी उसके अधीन है, तो फिर ऑडिट का फायदा ही क्या? फिर तो ऑडिटर उसके इशारों पर चल रहा है, तो वो ऑडिटर को कहेगा भैया मेरी गलतियां मत निकाल, तो ऑडिटर नहीं निकालेगा। हम क्या कह रहे हैं, ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन होना, अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन है तो उसके द्वारा करे जाने वाली चेकिंग भी इंडिपेंडेंट होगी। यानी हम कब कह पाएंगे इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिट हो रहा है? बोलना पड़ेगा जब ऑडिट करने वाला पर्सन भी इंडिपेंडेंट है। जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, तब ही हम कह पाएंगे कि इंडिपेंडेंट ऑडिट हो रहा है। दोबारा मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जब ऑडिटर एक क्या होगा, तभी हम कह पाएंगे ऑडिट भी कौन सा हो रहा है। समझ आ गया? इंडिपेंडेंट। अब ऑडिटर क्या करेगा, ये सब चेकिंग करेगा इनके अकाउंट्स की, और उसके बाद ना एक रिपोर्ट बनाकर देगा। उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसमें बताएगा कि कंपनी के अकाउंट्स में कहां कहां पर प्रॉब्लम्स है, गड़बड़ है, ट्रू एंड, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन किसी कंपनी के अकाउंट्स चेक करेगा तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, पॉइंट समझ आ गया? इंडिपेंडेंट ऑडिट कब कहलाएगा, जब ऑडिट करने वाला ऑडिटर क्या है ना। अच्छा, इसका पहला फायदा, अगर मैं इसकी एडवांटेजेस बताना स्टार्ट करूं बेटा, पहली एडवांटेज, अच्छा पहली एडवांटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। अब जरा सुनना, यार एम्प्लॉइज को ये बात पता है कि हमारी चेकिंग होगी, तो बताओ वो फ्रॉड एंड एरर बढ़ाएंगे या कम होंगे? यानी ये फायदा है नुकसान है? यार आपको पता है कोई आपको चेक करेगा, आपको पता है आपको कोई क्या करेगा, तो आपको चेकिंग का डर है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो बताओ आप फ्रॉड एंड एरर ज्यादा करोगे या कम करोगे? सोच लो, कम करोगे। यानी पहली एडवांटेज, यार कभी भी फ्रॉड कम होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा ही होता है। यानी इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक, आप सब लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, it acts as a moral check on the employees which discourage the employees from, हेडिंग के बाद सीधा ये लिख सकते हैं, हेडिंग नहीं, रुको कोई नहीं, फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। पहले पॉइंट समझ लेते हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको, 2 मिनट कोई नहीं। यार देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होना है तो उसके एम्प्लॉइज पर मेंटली प्रेशर रहेगा कि मेरा काम क्या होगा, चेक, तो वो हमेशा डिस्करेज करेगा, मतलब वो मोटिवेट नहीं होगा, डिस्करेज होगा। किस चीज के लिए, कि मुझे फ्रॉड वगैरह नहीं करना। अब आपको पता है यार, देखो किसी एग्जामिनेशन हॉल में कोई पूछने ही नहीं आएगा, जितनी मर्जी चीटिंग करो, आप भर भर के करोगे या नहीं करोगे? ठीक है ना। और अगर आपको पता हो यार
सीबीएसई की फ्लाइंग आने वाली है वहां पर, तो बताओ फिर आप क्या करते हो? फिर आप फ्रॉड एंड एरर करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते ना, समझ रहे? तो वही है, आप सब एक हेडिंग बनाओ। ये क्वेश्चन है बेटा, आपको सिर्फ यही नोट करना है, आपको सिर्फ यही नोट करना है, इंडिपेंडेंट ऑडिट की और उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट और उसकी एडवांटेजेस, या फिर सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट के क्या क्या फायदे होते हैं। है ना? क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ पहला फायदा क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड का लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? पॉइंट क्लियर हो गया? पहला फायदा वही लिख लो, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक। मॉरल चेक मतलब मेंटली प्रेशर रहेगा किस पर? एम्प्लॉयज पर, कि हमारी क्या होनी है। तो बताओ वो बेटा फ्रॉड, पहला पॉइंट लिख लो बच्चे ये। आप यहीं से मानो कि आज जिनकी फर्स्ट क्लास है कि यहीं से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? अच्छा दूसरी बात अगर मैं करूं आपके साथ, यार आपको इनकम टैक्स भरना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमेशा बताऊं क्या कहता है, आपने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरी ना 10 लाख रुपए की इनकम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है मुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, आप किसी सीए से इसकी चेकिंग करवा कर लाओ, फिर मेरा विश्वास आपकी इस बात पर हो जाएगा। यानी आपके प्रॉफिट सही है या नहीं, ये बात भी कब पता चल पाती है? जब आपके अकाउंट्स का क्या हुआ होता है, और वो ऑडिट करने वाला पर्सन कोई और नहीं, कोई सीए होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपकी टैक्सेशन लायबिलिटी कितनी बनती है, यानी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है, ठीक है ना, उसे तसल्ली हो जाती है कि यार अगर किसी सीए ने बोल दिया ना तो सच्ची में इस बंदे की इनकम इतनी ही है और उस पर इतना ही टैक्स बनता है। अच्छा आपने अगर बैंक से लोन लेना है, कभी आप बैंक से लोन लेने जाओ, वो कहेंगे हम लोन तभी देंगे जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी सीए ने चेक करके दी हो, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही तो हम आपको क्या दे रहे हैं, लोन। अच्छा आपने एक अमेलगमेशन का चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, अगर आप किसी का, दोबारा, अगर आप किसी का, तो अब मेरी बात जरा सुनना, तो उसके एसेट्स खरीदते हो और उसकी लायबिलिटी भी उठाते हो, तो जो उसके एसेट्स उठा रहे हो, क्या जो एसेट उसने दिखा रखे हैं बुक्स में, क्या वो एक्चुअल में करेक्ट वैल्यू है या नहीं है, वो भी कब पता चल पाएगा? समझ आ रहे हैं? पक्का? यानी अगर किसी का ऑडिट होता है ना, तो हमें 3 फायदे और मिल जाते हैं। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, यानी आपकी टैक्सेशन लायबिलिटी की टेंशन खत्म हो जाती है कि आपकी फाइनल टैक्सेशन लायबिलिटी जो जेन्युइन बनती थी वो आपने पे कर दी होगी। दूसरा, आपको बैंक से लोन लेने में आसानी हो जाती है। हम फायदे ही तो कर रहे हैं कि अगर अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट होने के बाद आपके अगर किसी सीए ने साइन कर दिया अकाउंट्स पे, उसके बाद आपको 3 फायदे दिख रहे हैं। पहला फायदा क्या, टैक्स लायबिलिटी सेटल होने में इजी हो जाता है। दूसरा फायदा, बैंक से लोन वगैरह लेने में आसानी हो जाती है। तीसरा, अगर आप किसी को खरीद रहे हो तो
किसी कंपनी को खरीद रहे हो या किसी बिजनेस को खरीद रहे हो तो उसके बिजनेस की बुक वैल्यू बिल्कुल ठीक है या नहीं है, इस बात की आपको तसल्ली होती है और उसी के अकॉर्डिंग ही आप पैसे देते हो, जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। यानी ऑडिटेड अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन, बताओ किन किन चीजों में हेल्पफुल है, बताओ किन किन चीजों में। इन सेटलिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, है ना, इन सेटलिंग किसमें, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस। दूसरा बताओ क्या होगा, नेगोशिएटिंग लोन, है ना, और तीसरा डिटरमाइनिंग परचेज कंसीडरेशन। सर मेरे को ना कुछ कुछ बातें समझ आने लग गई हैं कि अगर अकाउंट्स ऑडिट होंगे, अगर अकाउंट्स क्या होंगे, तो हमें क्या क्या फायदा होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर्स कम हो जाएंगे, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल हो जाएगी बड़ी इजीली। दूसरा, हमें बैंक से लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और तीसरा, अगर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसको कितना पैसा देना चाहिए ये डिटरमाइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे 4 बातें बता दो, 4 बातें जिसमें अकाउंट्स का अगर ऑडिट हुआ है तो वो हेल्पफुल है। 4 बातें बताओ। पहली, फ्रॉड एंड एरर्स क्या होंगे। दूसरा, टैक्सेशन की लायबिलिटी सेटल हो जाएंगी। तीसरा, नेगोशिएटिंग लोन यानी लोन लेने में आसानी भी हो सकती है। और लास्ट, ठीक है जी। अच्छा, जब हमारी चेकिंग होगी तो कहां कहां पर हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं ये भी पता चल जाएंगे, जिसे हम सही कर देंगे ताकि वो आगे से ना हो। यानी इट इज हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। यानी हमें ये ऑडिटर ढूंढ के देता है कि आपके यहां पर गलत पैसे लगे हुए हैं या आपके पैसों की यहां पर क्या हो रही है, वेस्टेज। तो लिखो जरा, इट इज हेल्पफुल in the detection of wastages and losses. It is helpful in detection of wastages and losses. पक्का है ना, गुड। अच्छा, आपने सबने सुना होगा कि यार एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है। अच्छा, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो हम उसे कहते हैं भैया इतने की कैपिटल लेकर आइयो, इतने की गुडविल के पैसे लेकर आइयो। तो इनकमिंग पार्टनर बताऊं क्या कहता है कि यार मुझे क्या पता कि तुम्हारी बुक्स में जो कैपिटल दिख रही है वो असली है या नहीं, या जितने की तुम कह रहे हो कि हमारी इतने की गुडविल है, क्या उतने की गुडविल है या नहीं, हमें क्या पता। वो कहता है भाई ये देख ऑडिट हुए हुए हैं, सीए ने इसको चेक करा हुआ है, और जो काम सीए कर दे उसके बाद फिर कोई सवाल उठता नहीं है। समझ रहे हैं। तो बताओ, इनकमिंग पार्टनर कहेगा ठीक है बाबूजी, जैसे आपको बिल्कुल सही कह रहे हो, एक सीए ने इसको चेक करा हुआ है, इसके बाद तो जो गुडविल का अमाउंट बन रहा है वो मेरा हिस्सा ही है, मैं लेकर आ जाऊंगा। यानी इनकमिंग पार्टनर को दिक्कत होगी या नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, तो वो तो मर गया। अब उसके एग्जीक्यूटर जब पैसे मांगने आएंगे तो पार्टनरशिप फर्म उसके साथ धोखा नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, ऑडिट हुआ हुआ और वो बता देंगे इस बंदे का इतना हिसाब बनता है। यानी आपके हिसाब से ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्पफुल होते हैं कब कब पे,
जब अगर किसी पार्टनर का क्या हो रहा है, एडमिशन या डेथ हो रही है, उनके बीच में अकाउंट सेटल करवाने में ऑडिटेड अकाउंट्स क्या होते हैं, हेल्पफुल। तो अगला लिखो, अगला लिख सकते हैं हम, ऑडिटेड अकाउंट्स are of great help. Audited accounts are of great help in the settlement of accounts at the time of, बताओ कब कब, एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मुझे बताना बेटा, हम अगली एडवांटेज जाने से पहले इस पर ही बात करेंगे, अगली एडवांटेज पे जाने से पहले बेटा हम इसी पर ही बात करेंगे। बताओ, अगर अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एंड एरर, अच्छा आपका इनकम टैक्स की लायबिलिटी सेटल हो जाएगी। अच्छा आपको लोन लेना है तो, अच्छा अगर किसी का बिजनेस खरीदना है तो, अगर उसके अकाउंट्स ऑडिट हुए हुए हैं तो क्या कितने पैसे उसको देने चाहिए, उस चीज को कहते हैं पीसी। पीसी मतलब वो डिटरमाइन करने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना। अच्छा थर्ड पॉइंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां वेस्टेजेस हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पर किसको कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं, उस चीज की भी टेंशन निपट जाएगी। कई बार गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है ना किसी भी चीज के लिए, तो गवर्नमेंट भी कई बार डिमांड करती है कि भैया मुझे ऑडिटेड अकाउंट्स दो, ऑडिटेड अकाउंट्स मेरे पास जमा करवाओ। ऑडिटेड मतलब जिनकी चेकिंग, वो बोले अकाउंट्स मेरे पास जमा कराओ तो मैं आपको क्या इशू कर दूंगी, लाइसेंस। यानी लाइसेंस लेने के लिए भी, क्या लेने के लिए भी आपको क्या होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट चाहिए होते हैं। यानी अगला पॉइंट, गवर्नमेंट में रिक्वायर, गवर्नमेंट में रिक्वायर audited accounts before issuing license for a particular trade। यानी गवर्नमेंट से कई बारी लाइसेंस लेने में भी, गवर्नमेंट में कई बारी लाइसेंस लेने के लिए भी आपको क्या चाहिए होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स, है ना। लास्ट बात, हाँ जी, नहीं अगर आपको कोई नया बिजनेस एक्सपेंशन करना है और अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लाइसेंस चाहिए, जैसे आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं, वैसे तो अब लाइसेंसिंग काफ़ी जगह हट गई है लिबरलाइजेशन की वजह से, लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं यार वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता, तो कई बार गवर्नमेंट आपको कहेगी भैया हम तभी देंगे जब आप किसी सीए से अकाउंट्स की अपनी जो अभी तक के आपके, जैसे क्या होता है कुछ लाइसेंस ऐसे मिलते हैं 3 साल काम कर लो उसके बाद देंगे। आप पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस चीज की फ्रेंचाइजी मिलेगी या इस चीज का क्या मिलेगा, लाइसेंस। तो एग्जिस्टिंग अकाउंट सही है या नहीं, गवर्नमेंट कहेगी पहले चेक करवा के आओ किसी सीए से, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप हो इन्वेस्टर, आप हो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, या आपने देखो बेटा कंपनी में पैसा लगा दिया, अब आपको क्या पता कि आपके पैसों का उन्होंने खरीदा है और वो दिखा रहे हैं कि हमें नेट प्रॉफिट 5 लाख के हैं, तो एक्चुअल में उनके नेट प्रॉफिट 5 लाख के हैं नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, आप तो कंपनी में जा ही नहीं रहे। बेटा ऑडिट रिपोर्ट से, अगर किसी सीए ने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी और उसने कह दिया ना कि इनके सब कुछ अमाउंट ठीक है, तो आप भी बाहर बैठे बैठे
क्या फील करते हैं? सेफ। सेफ गार्ड क्यों फील करते हैं? क्योंकि यार जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपने तो बेटा एक शेयर खरीद लिया, लेट से आप एक शेयर खरीद के बैठ गए हो, 100 रुपए का एक शेयर खरीद के बैठ गए हो, या 10,000 रुपए के शेयर्स खरीद के बैठ गए हो। अब आप कंपनी के अंदर तो है नहीं, तो आपके बिहाफ पर जो पर्सन गया वो आपको बता देगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कौन सेफ फील करते हैं आपके हिसाब से? कौन सेफ फील करते हैं? जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है लेकिन वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, यानी लिखना जना, safeguard the financial interest of persons who are not associated with the management of the entity। यानी वो लोग सेफ फील करते हैं। कौन लोग सेफ फील करते हैं? जो नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट है लेकिन उनका कंपनी में क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पैसा लगा हुआ है या पैसे से रिलेटेड कोई भी लिंक है, वो लोग भी क्या फील करते हैं बेटा? सेफ गार्ड। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चे। पहले तो आप मुझे ये बताओ अभी तक हमने करा क्या क्या, फिर मैं एक नया क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक बात करूंगा ना, है? आपको यही लिखना है, एज पर स्टडी मटेरियल का फॉलो करते हैं हम बेटा। इंस्टीट्यूट फालतू की बातों के मार्क्स नहीं देता, ठीक है? चलो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ना स्टार्ट करा बताओ। हमने ऐसे 210 करा। ऐसे 210 में अगर ऑडिट शुरू होने से पहले ही, अगर ऑडिट शुरू होने से आपके ऊपर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रही है तो ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर ऑडिट स्टार्ट, मजा नहीं आ रहा, ऑडिट स्टार्ट पर अभी खत्म, उससे बीच में मैनेजमेंट ने आकर क्या करी कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कर लो, तो आप मैनेजमेंट से या तो बात, मैनेजमेंट से रीजन जानेंगे, रीजन या तो वैलिड होंगे तो ओके हम कहेंगे कर लो चेंज। अगर रीजन हमें वैलिड तो हम कहेंगे भैया हम तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही काम करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट क्या रिक्वेस्ट कर रही है? मैनेजमेंट कह रही नहीं नहीं हम आपको परमिशन ही नहीं दे रहे कि आप पुरानी पर काम करो, आपको क्या करना पड़ेगा? नई पर ही काम करना पड़ेगा। तो ऑडिटर कहेगा चल रही चल अब, है ना, हम अपना ऑडिट छोड़ देंगे और जाते जाते रिपोर्टिंग टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कर देंगे। 2 पॉइंट क्लियर हो गए? अच्छा, ऑडिट शुरू होने से पहले ऑडिटर कुछ प्री कंडीशंस भी देखता है। बताओ वो प्री कंडीशंस क्या? कि जो मैनेजमेंट है उसने अकाउंट्स बनाने के लिए जो एफआरएफ फॉलो करे है, क्या वो एक्सेप्टेबल इन नेचर है या? और दूसरा, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानने को और सही ढंग से समझी भी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या क्या? अकाउंट्स बनाने की, फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाने की और लगाने की, और लास्ट ऑडिटर को जो जो इंफॉर्मेशन वो मांगे वो दो, एडिशनल इंफॉर्मेशन वो मांगे वो दो, और उसको कंपनी के बंदों से बात, है ना? अच्छा, जनरली रीजन क्या होते हैं जिसके लिए वो आते हैं? मैनेजमेंट रीजन क्या होते हैं? चेंज इन क्या हो गया बताओ? चेंज इन सर्कमस्टांसेस, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग इन द, या फिर मैनेजमेंट क्या लगाना चाह रही है? रिस्ट्रिक्शन। ये हमारा लास्ट ऐसे था। फिर इसके बाद अभी अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा उसका नाम क्या था? इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या होता है और उसकी, हम कब कह पाएंगे इंडिपेंडेंट ऑडिट हो रहा है? जब ऑडिट करने वाला पर्सन, जब ऑडिट करने वाला पर्सन तो उसके द्वारा करे जाने वाली एग्जामिनेशन भी, पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, ऐसा करने से मैं अगले पेज पे जा ही नहीं रहा, आप मेरे को रिवाइज करो। बताओ फ्रॉड एंड एरर्स। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी, लोन, पीसी डिटरमाइन हो जाएगी। अच्छा,
और बताओ, वेस्टेजेस के बारे में पता चल जाएगा, इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर्स में सेटलमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। अच्छा, जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पर वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व, वो भी सेफ फील करेंगे। चलो मैं आपसे एक और एडवांटेज डिस्कस करता हूं। एक और एडवांटेज लिखनी है बेटा, मैं आपसे बात करता हूं। बेटा एक ना आपका एक्ट है जिसका नाम है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। जरा सुनो, एक आपका एक्ट है जिसका नाम क्या है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब जरा सुनना इस एक्ट की कुछ बातें। ये कहता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बोनस देंगे। ये एक्ट क्या कहता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस साल प्रॉफिट क्या हुआ है, मजा नहीं आ रहा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस साल प्रॉफिट क्या हुआ है, तो देयरफॉर उन्हें अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बोनस देना होगा। बताओ बेटा, आपको मैं बोल दूं कि आपके एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है और आपको उसको 12,000 देनी पड़ेगी। बताओ बेटा, आपको 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बताओ आपको ये बात चुभेगी या नहीं चुभेगी? आप कहोगे यार क्यों दे यार, लेकिन लॉ कहता है आपको देने पड़ेंगे। तो बताओ कई बार ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को क्या दिखाती होगी, कम दिखाती होगी, ताकि उन्हें बोनस क्या देना पड़े। तो यार जो एम्प्लॉयज हैं वो आवाज उठा देंगे किस चीज की, कि हमारी मांगे पूरी करो या भरो। चलो हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, आवाज उठा देंगे। बताओ ये किसका दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट का। और बताओ कोर्ट क्या मंगवाएगा, अकाउंट्स, और देखेगा कि अकाउंट्स किसी सीए ने ऑडिट करे हुए हैं या नहीं। अगर नहीं करे हुए तो वो कहेंगे सीए से ऑडिट करवाओ, तब जाकर हमें इस अकाउंट्स के प्रॉफिट पे विश्वास होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग कितना बोनस इनको मिलना चाहिए वो पता चल जाएगा। यानी जब इस तरह के डिस्प्यूट को बताऊं क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सर हम भी बोले एक बारी, क्या? यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाते हैं किससे, ऑडिट ऑफ अकाउंट से। हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप, क्या? इट इज ऑल्सो यूजफुल in settling, it is also useful in settling trade disputes for higher wages or bonus etc. यानी जो ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह ना बेटा, उन्हें भी सॉल्व करने में ये क्या करते हैं, हेल्प। और लास्ट बात लिखे, एक लास्ट एडवांटेज इसकी लिख लें बेटा आज की। अच्छा लास्ट एडवांटेज जरा सुनना यार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल कंट्रोल यानी फ्रॉड एंड एरर लगाने, देखो जरा आपने क्या कोशिश करी, आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जाल बिछा दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने जाल बिछा दिया ताकि कोई भी फ्रॉड एंड एरर आ पाए या ना आ पाए, ना आ पाए। यानी इनको क्या कहेंगे, फ्रॉड एंड एरर क्या कहेंगे, फ्रॉड एंड एरर
इस ऑर्गेनाइजेशन की दीवार के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन बताओ बेटा ये हमने क्या लगा रखे हैं, इंटरनल कंट्रोल, जिसकी वजह से फ्रॉड एंड एरर को इंटरनल कंट्रोल क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की गली में नो एंट्री, है ना। बताओ इंटरनल कंट्रोल फ्रॉड एंड एरर को क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दी गली विच, ठीक है, पक्का। अच्छा, लेकिन ऑडिट के दौरान हमने क्या देखा कि कुछ फ्रॉड एंड एरर मिल रहे हैं, यानी आपके इंटरनल कंट्रोल में कहीं ना कहीं कमी रह गई, यानी कई फ्रॉड एंड एरर ने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन दी गली विच कर एंट्री, समझ रहे हैं। तो यानी वहां पर आपके लैक्यूना है, यानी बी आपने इंटरनल कंट्रोल बिछाए तो सही, लेकिन फिर भी फ्रॉड एंड एरर हो पा रहे हैं, जैसे धूम बाइक्स, वो जो क्या होता है धूम मूवी में, आपने पूरी कोशिशें करी होती हैं कि हीरा चोरी होता है या नहीं होता, नहीं, हाँ, गुड। तो आप एक बात बताओ कि फ्रॉड एंड एरर हो तो पा रहे ना, ऑडिट के दौरान अगर आप फ्रॉड एंड एरर पकड़े गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इंटरनल कंट्रोल में कहां कहां पर कमी है, ये भी हमें पता चल जाता है ऑडिट के थ्रू। लास्ट पॉइंट लिख लो आज का, ऑडिट रिव्यू द existence and operations of various control in the organization and report weakness in them। पॉइंट क्लियर हो रहा है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां इंटरनल कंट्रोल वीक है, यह भी हमें किससे पता चल जाता है, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ आ गया आपको, इसकी एडवांटेजेस समझ आई। एक बारी मुझे बता दो जरा क्या क्या थी, फ्रॉड एंड एरर्स कम हो जाएंगे, बेटा आप सारे बच्चे इधर रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को, फ्रॉड एंड एरर्स। अच्छा दूसरी बात, टैक्सेशन लायबिलिटी बोलना पड़ेगा, टैक्सेशन लायबिलिटी। अच्छा अगली बात, पीसी नेगोशिएटिंग। अच्छा एक बात बताओ, इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर की दिक्कत होगी, उनकी भी सेटलमेंट इजीली हो जाएगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, हमारे इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस कहां है ये पता चल जाएगी। अच्छा जो बंदों के कंपनी में पैसे लगे हुए हैं लेकिन वो मैनेजमेंट में नहीं है, वो सेफ फील करेंगे, है ना। उसके अलावा ट्रेड डिस्प्यूट्स कौन से, वेजेस बोनस वगैरह वाले, ये वाले डिस्प्यूट इजीली निपट जाएंगे। अच्छा कहां कहां पर फ्रॉड एंड एरर्स हैं, मतलब कहां कहां पर वेस्टेजेस हो रही हैं, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस पता चल जाएंगी। आपको समझ आया ये क्वेश्चन, पक्का। चलो मतलब फ्रेश टॉपिक तो अभी स्टार्ट करने का टाइम है नहीं, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आप सब इतना ही रिवाइज करके आना। अच्छा जिन बच्चों की क्लासेस आज से स्टार्ट हुई हैं वो पिछली 3 क्लासेस की वीडियो लेकर देख लेंगे, तो उनको अगली क्लास से ऑडिट पूरी प्रॉपर अच्छे ढंग से समझ आने लग जाएगी, ठीक है जी। ओके बाय।